गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद मेरा टॉपिक आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने कहा एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन उसका इक्वल और अपोजिट हमेशा क्या देगा? हमें रिएक्शन देगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? हमारे पास रिएक्शन होता है। जैसे बेटा देखो, मेरे पास कोई भी दो बॉल थी, बॉल ए एंड बॉल बी। जैसे ही दोनों बॉल आपस में क्या हुई? कोलाई। तो बॉल ए ने बॉल बी के ऊपर क्या लगाई है? फोर्स। और बॉल बी ने भी बॉल ए के ऊपर क्या लगाई है? फोर्स। इन दोनों की फोर्स अमाउंट में तो इक्वल है, बट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। मैं ये कह सकता हूं कि एफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी, वेयर माइनस साइन शोज दैट डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेज आर इक्वल। दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास अपोजिट होगी। इसको बोल देंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, अब उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। देखो, मैं एक एक करके हर एक एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन में बेटा क्या है? जब आप गन को क्या करते हो? फायर करते हो। गन से जब मैंने बुलेट को फायर किया तो बुलेट की डायरेक्शन कहां होगी? फॉरवर्ड। बट जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या देगी? माइल्ड शॉक देगी, झटका देगी। अब किसी से भी पूछना, आपने एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं देखा है। जो फौजी वगैरह होते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, वो फायर करते हैं तो गन एकदम कांपती है पीछे की तरफ, और बुलेट कहां चली जाती है? आगे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने गन ने बुलेट के ऊपर जितना फोर्स लगाया है, उसको बैकवर्ड में भी उतना ही क्या मिला है? फोर्स। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसको बोल देंगे हम बेटा रिकॉइल ऑफ गन। एग्जाम्पल पहला समझ आ गया रिकॉइल ऑफ गन क्या है। अब सेकंड एग्जाम्पल है वॉकिंग ऑन ए रोड। हम किसी रोड पे चल रहे हैं। अब जब हम चल रहे हैं, हमारा पैर जितनी फोर्स रोड के ऊपर लगा रहे हैं, रोड भी उतनी फोर्स किस पे लगा रहे हैं? पैर पे लगा रहे हैं। तभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर पा रहे हैं? चल पा रहे हैं। तो उसमें भी न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ। अब है नॉकिंग ऑफ ए नेल। हम क्या करते हैं? कोई भी जो पेंच बोलते हैं आप, उसको नेल को क्या करते हो? नॉक करते हो। जितनी हैमर उसके ऊपर नेल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उतनी ही नेल किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? हैमर के ऊपर लगा रहे हैं। हम पेंच दीवार के अंदर लगा रहे हैं, तो हम हथौड़े से जितनी फोर्स उस पेंच के ऊपर लगा रहे हैं, वो पेंच उतनी ही फोर्स कहां लगा रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो उस केस में भी क्या होगा हमारा? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? ये आपकी बुक में और सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको हर एक एग्जाम्पल देखना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आप किसी भी चीज पे जितना फोर्स लगाओगे, वो चीज उतना ही फोर्स आपको किस डायरेक्शन में देगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में देगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, न्यूटन के थर्ड लॉ की एक और एप्लीकेशन है, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एलिवेटर और लिफ्ट। देखो, आप सबने लिफ्ट में ट्रेवल किया होगा,
जब आपने लिफ्ट में ट्रेवल किया है तो क्या होता है, आपके वेट के ऊपर कैसे कैसे अफेक्ट होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिफ्ट में बैठने से पर्सन का वेट कैसे कम हो रहे हैं, कैसे ज्यादा हो रहे हैं, उसको रियल वेट और अपेरेंट वेट की टर्म में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्या है बेटा, ये बोर्ड काफी अच्छा क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में भी कि लिफ्ट में बैठने से पर्सन के वेट का अफेक्ट कैसे होता है, पर्सन का वेट कैसे कम ज्यादा हो रहे हैं। अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट, apparent weight of a man in a lift, किसी भी पर्सन का अपेरेंट वेट क्या होगा लिफ्ट के अंदर, वो देखो। मैंने माना ये है मेरे पास लिफ्ट, क्लियर। इस लिफ्ट में कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, ये मान लिया वो क्या है, पर्सन। अब ये पर्सन अपना वेट कहां शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट किसके इक्वल होता है, बता के आया था mg। वेट जब डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाती है, अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपवर्ड लगती है, परपेंडिकुलर लगती है, और वेट हमेशा कहां शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड। अब मेरे को अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। देखो नॉर्मल रिएक्शन को ये अपेरेंट वेट बोलेगा कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ मेरे को हर केस में। तो जो आर की वैल्यू होगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, वो कौन सा वेट होगा मेरा, अपेरेंट वेट। जो घटा हुआ बढ़ा हुआ वेट है वो कौन बताएगा हमें, तो देखो केस नंबर फर्स्ट है, व्हेन लिफ्ट इज इन स्टेशनरी मोड। जो लिफ्ट है अगर वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, व्हेन lift is in stationary mode, और एट रेस्ट। जब ये लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट का रेस्ट में रहने का मतलब क्या है कि जितनी लिफ्ट के ऊपर अपवर्ड में फोर्स लग रही है उतनी ही लिफ्ट का कहां फोर्स एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड। जब ये दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स इक्वल होंगी तो किसी भी चीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो ये कोई भी चौक है, मैं अगर 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा हूं और 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या इस चौक के ऊपर कोई नेट इफेक्ट होगा, नेट फोर्स तो क्या होगा, जीरो, कैंसल आउट हो जाएंगी। वही काम यहां है, जब ये लिफ्ट रेस्ट में है तो जितना अपवर्ड फोर्स रहा होगा मेरा उतना ही क्या रहा है मेरा, डाउनवर्ड फोर्स। तो मैं कह सकता हूं कि R माइनस mg इक्वल्स टू नेट फोर्स, नेट फोर्स कह सकता हूं इसको। बट नेट फोर्स इक्वल्स टू, स्टेशनरी है तो फोर्स तो लग ही नहीं रहा, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो, दिस इंप्लाइज R इक्वल्स टू mg, R इक्वल्स टू mg। मतलब उसकी नॉर्मल रिएक्शन ही उसका क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R अपने क्या मानना है, अपेरेंट वेट, ये क्या मानना है, रियल वेट। mg उसका क्या था, जितना का जितना वेट था वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, और R उसका क्या था, अपेरेंट वेट। तो इस केस में जब लिफ्ट रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल वेट है वही किसके इक्वल होगा, मेरा अपेरेंट वेट के। रियल वेट इज इक्वल टू इट्स अपेरेंट वेट। क्लियर है फर्स्ट केस। अब देखो बेटा मेरा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, वन द एलिवेटर और लिफ्ट
एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कह रहे हैं इस बार जो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। जो भी ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या रहा होगा? देखो, जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब जो अपवर्ड में फोर्स रही होगी वो क्या रही होगी? ज्यादा। और जो डाउनवर्ड में फोर्स रही होगी वो क्या रही होगी? कम। अब दो ही पर्सन रस्साकसी कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब जिसके अंदर ताकत ज्यादा है वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, इसका मतलब उसकी दूसरे वाले की फोर्स क्या रहेगी होगी? कम। वही केस यहाँ है, जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब बेटा क्या है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है वो क्या रही होगी? ज्यादा। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है वो क्या रही होगी? हमारी कम। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए केस नंबर सेकंड क्या है? व्हेन लिफ्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर। तो उस केस में नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इस केस में जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या रही होगी? ज्यादा। और मेरा वेट क्या रहा होगा? कम। वेट क्या रहा होगा? कम। और नॉर्मल रिएक्शन क्या रही होगी? ज्यादा। तो देखो, नेट फोर्स F इक्वल्स टू, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, वेट हमारा क्या है? कम। तो नॉर्मल रिएक्शन में से वेट को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट। वेट किसके इक्वल था? mg। तो मेरे पास नेट फोर्स क्या आ गई? R माइनस mg। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू क्या होता है? ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ma इक्वल्स टू R माइनस, मेरे को वैल्यू तो किसकी कैलकुलेट करनी है? R की। अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो अपेरेंट वेट क्या होगा? ma प्लस mg। तो इस केस में मेरी R की वैल्यू क्या आ गई? R इक्वल टू m इंटू a प्लस g। इस केस में देखना भाई, पहले तो mg वेट था हमारा, बट इस केस में a की वैल्यू और इंक्रीज होगी उसमें। इसका मतलब जैसे जैसे अपवर्ड जाते जाएंगे हमारा वेट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि g में कुछ ना कुछ टर्म क्या हुई है? ऐड हुई है। अब किसी क्वांटिटी में कुछ टर्म आप ऐड करोगे तो वो क्वांटिटी तो और क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब जो आपका अपेरेंट वेट है, लिफ्ट ऊपर जाने के बाद जो वेट आया है आपका, वो वेट क्या होके आया है? इंक्रीज होके आया है, बढ़ के आया है। जैसे जैसे लिफ्ट अपवर्ड गई है वैसे वैसे वेट क्या हुआ है आपका? इंक्रीज। समझ आया कि लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो हमारा अपेरेंट वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज। वैसे इंक्रीज नहीं होता। अपेरेंट वेट जिसको मानते हैं जो कुछ टाइम के लिए, जैसे जैसे वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है केवल उस टाइम के लिए वो वेट क्या हो जाता है? क्लियर। अब नेक्स्ट केस है, केस नंबर थर्ड है, व्हेन लिफ्ट मूव्स in downward direction, जब लिफ्ट मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उस केस में क्या होगा बेटा? देखो, जो ये लिफ्ट है इस केस में लिफ्ट कहां आ गई मेरी? डाउनवर्ड। जब ये लिफ्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या रही होगी? ग्रेटर रही होगी एज कंपेयर टू जो फोर्स कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स मेरे पास ज्यादा है और अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स मेरे पास कम है। तो इस केस में हम क्या करें? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा, अपवर्ड फोर्स कम।
तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि नेट रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या कर देते हैं? माइनस। तो देखो नीचे वेट ज्यादा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन कम रही है, तो वेट में से नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर देंगे? माइनस, और मेरे पास क्या आ जाएगी? नेट फोर्स। एफ इक्वल्स टू क्या होता है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग? एम इनटू ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। ये आर यहां माइनस का है, इक्वल टू से इस साइड आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आर इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। दिस इंप्लाइज एम इंटू जी माइनस एम इंटू जी माइनस ए। ध्यान से देखो, g में से कुछ क्वांटिटी माइनस है, इसका मतलब वो क्वांटिटी mg से तो क्या रही होगी? कम रही होगी। इसका मतलब जैसे जैसे लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती जा रही है, वैसे वैसे हमारा अपेरेंट वेट भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्लियर? जैसे जैसे लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती जा रही है, वैसे वैसे हमारा अपेरेंट वेट भी क्या होता जा रहा है? कम होता। क्लियर? अब इसका केस नंबर है 4। सपोज करो जो लिफ्ट है वो टूट गई, फ्रीली फॉल होगी। फ्रीली फॉल होगी तो इसका मतलब जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल ही आ जाएगा। अब देखो कोई भी चीज है वे ऐसे फ्रीली फॉल गिर रही है, फ्रीली फॉल गिर रही है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब लिफ्ट फ्रीली फॉल हो जाएगी तो उस केस में ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जी के इक्वल। जी माइनस जी, जीरो। जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो हमारा अपेरेंट वेट भी कितना आ जाएगा? जीरो। समझ आ गया कि लिफ्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो लिफ्ट ब्रेकेज के केस में हमारा अपेरेंट वेट जीरो कैसे हो जाता है, वो हमने क्या कर दिया? कैलकुलेट। जैसे ही लिफ्ट ब्रेक हुई तो हमारा अपेरेंट वेट जीरो कैसे आ गया? पता लग गया सबको? अब बच्चे बहस कर लेते हैं, सर ये जी की वैल्यू मैंने यहां पुटअप क्यों नहीं की? लिफ्ट टूटी तो एक ही जगह, जी यहां क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि बेटा ये केस था मेरे पास अपवर्ड का। अब लिफ्ट टूटेगी ऐसा तो है नहीं वो आसमान में चली जाएगी, टूटेगी तो कहां आएगी? ग्रेविटी के अंडर आएगी। इसीलिए मेरे को वैल्यू जो पुटअप करनी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले केस में करनी है पुटअप, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन वाले केस। समझ आ गया सबको कि लिफ्ट के केस में कैसे हमारा अपेरेंट वेट इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे हमारा अपेरेंट वेट डिक्रीज हो रहे हैं, और किस केस में हमारा वेट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। अब आते हैं व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसी को हम रियल लॉ बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड लॉ को हम रियल लॉ नहीं बोलते। क्यों? कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ध्यान से सुनो बेटा, क्या स्टोरी है इसकी कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हेल्प से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी डेराइव कर सकते हैं, और सेकंड लॉ का ही यूज करके हम न्यूटन के थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ लिया हमने, उसी के हेल्प से फर्स्ट को ड्राइव कर दिया, उसी की हेल्प से थर्ड को डेराइव कर दिया। सो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। अब फर्स्ट से ना तो हम थर्ड को डेराइव कर सकते ना सेकंड को, ऐसे ही थर्ड से ना सेकंड को डेराइव कर सकते ना फर्स्ट को, बट सेकंड से दोनों को हम क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। क्लियर है? न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ क्यों है? क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से हम दोनों लॉ को क्या कर सकते हैं? डेराइव। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ।
न्यूटन का सेकंड लॉ है मेरे पास रियल लॉ। एक्सप्लेन व्हाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कैसे डेराइव करोगे आप? किसकी हेल्प से? सेकंड लॉ की हेल्प से। वी नो डैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? m। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, हो सकता है सेकंड लॉ में कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही हो? मूव कर रही हो। तो बॉडी रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन को 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग। यहां से प्रूव नहीं होगा कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट और एट स्टेशनरी। कोई बॉडी भाई अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहेगी? कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा किस में रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। यहां से यही बात प्रूव हुई है ना कि फोर्स 0, कि हमें किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं अगर बॉडी रेस्ट में है और स्टेशन में। तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी। तो इसका मतलब सेकंड लॉ के अंदर ही हमारा कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ की हेल्प से हमने कौन सा लॉ प्रूव कर दिया? फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया। अब सेकंड लॉ की हेल्प से ही हम प्रूव करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ को मैं प्रूव करूंगा यहां से किस लॉ की हेल्प से? सेकंड लॉ की हेल्प से। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू क्या होता है? m। और F इक्वल्स टू क्या होता है? dp बाय dt। चेंज इन मोमेंटम प्रूव किया था ना। स्टेटमेंट यही तो थी न्यूटन के सेकंड लॉ की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड। क्लियर? मैंने मानना मेरे पास कोई भी दो बॉल थी, दोनों बॉल आपस में क्या कर गई? टकरा। जैसे ही दोनों बॉल टकराई तो ए बॉल के टकराने की वजह से बी बॉल का मोमेंटम क्या हुआ? चेंज। मान लो ए बॉल ने कितना फोर्स लगाया? F1। तो F1 की वजह से सेकंड बॉल का मोमेंटम क्या हो गया? चेंज। दैट विल बी dp2 बाई में। यही होगा ना कि पहले की फोर्स की वजह से दूसरे बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या हो गया?
अब टकराई तो मेरे पास सेकंड बॉडी भी है, और सेकंड बॉडी किससे टकराई है? फर्स्ट बॉडी से। जो मेरी सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी मेरी कोलाइड हुई है किससे? फर्स्ट बॉडी से। जैसे ही सेकंड बॉडी कोलाइड हुई फर्स्ट बॉडी से, तो सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या कर दिया? चेंज। तो उसको मैं ये लिख सकता हूं कि F2 इज इक्वल टू dP1 बाई में dt, कि पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया सेकंड की फोर्स ने, कि सेकंड ने जितना फोर्स लगाया उससे पहली बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया? इसको मानना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई में dt, dP1 बाई में dt और dP2 बाई में dt। अब देखो, d बाई dt को मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, ये भी लिख सकते हैं हम, d बाई dt इंटू P1 प्लस P2, कि पहले का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये कह रहे हैं व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ये कह रहे हैं बाहर से हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की। जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो उसका मोमेंटम चेंज भी कितना होगा? जीरो। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। दिस इंप्लाइज d अपॉन dt P1 प्लस P2 इक्वल्स टू जीरो। किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, वो टर्म P1 प्लस P2 इक्वल्स टू जीरो, हम ये भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज P1 इक्वल्स टू माइनस P2। यहीं से P इक्वल टू एम वी होता है, P इक्वल टू एम वी होता है, यहां से प्रूव कर दिया हमने। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक बॉडी का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। हैंस प्रूव्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड से मैंने थर्ड को प्रूव किया, सेकंड लॉ से ही मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूव किया। हैंस न्यूटन थर्ड लॉ इज द रियल लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, क्योंकि सेकंड से ही मैंने थर्ड को प्रूव किया है और सेकंड से ही मैंने फर्स्ट को प्रूव किया है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ को बोल देंगे हम एक कैसा लॉ है? ये रियल लॉ।